हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारा सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम केमिस्ट्री के क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे वन दरोगा या बाकी लैब असिस्टेंट वगैरह जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ दीज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो थॉमसन जी ने मॉडल दिया था एटम के लिए, वो हमें बताना है उसके हिसाब से यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है वो करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है हमारा, द एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। तो अभी अगर हम इनके मॉडल की बात करें तो वो कुछ ऐसा था कि सबसे पहले जैसे हमारे पास एक गोल स्पेयर सा था, और उस पे इन्होंने बताया था कि बीच बीच में यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाए थे इन्होंने। अब जो ये नेगेटिव चार्ज थे, ये इन्होंने कंपेयर किया था इसको एक वाटरमेलन से या तरबूज से। तो उसमें जैसे जो काले काले सीड्स होते हैं, उनको इन्होंने बोला था कि ये हमारे क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिवली चार्ज है। और जो बाकी का जो रेड रेड वाला पार्ट है, वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होने वाला है इनके हिसाब से। तो ये इन्होंने अपना दिया था मॉडल में। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल था, मतलब। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये भी हमारी इनके मॉडल के हिसाब से सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने जब ये बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा एक तरीके से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो हमारी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ दीज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब रदरफोर्ड जी ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसपे उन्होंने क्या करे थे यूज, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स थे जो, उनको स्ट्राइक करवाया था एक गोल्ड फॉइल पे। और फिर उससे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। कुछ जो उसमें से मैक्सिमम जो मेजोरिटी वाली रेस थी, वो स्ट्रेट चली जाती है, कुछ किसी एंगल पे डेविएट करेंगी, और 12,000 में से एक ऐसी थी जो पूरी रिटर्न हो जाएगी। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी वहां पे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमारी सही होने वाली है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है, इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये बदल गया कि जो ये हमारा ये है एटम है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस इसके इनसाइड में है, एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती है, और पॉजिटिवली चार्ज है वो। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट थी हमारी, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एटम। तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी। अब बोर और बरी ने भी अपना एक मॉडल बताया। तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें बताई, वो हम आने वाली स्टेटमेंट्स में डिस्कस करेंगे। तो इनके मॉडल के हिसाब से क्या था कि जो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके शेल्स बना रखी है इसके आसपास। तो ऐसे हमारी शेल्स हैं। तो जो सबसे पहली सेल है उसको हम के शेल कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 KLMN। तो ये हमारी शेल्स के नाम रख दिए उन्होंने, KLMN, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। जो के है, के के लिए जो मतलब मैक्सिमम उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कितने आ सकते हैं, यहाँ पर दो आ सकते हैं। तो के के लिए हमारे कितने आएंगे, के में हमारे मैक्सिमम दो आ सकते हैं। एल एल में हमारे कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ठीक है, एल के लिए 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि के के लिए हमारे पास कितने आ जाएंगे, दो। एल के लिए 8 आ जाएंगे। और जो एम है उसके लिए कितने आएंगे हमारे पास, 18। और एन के लिए आएंगे हमारे पास 32।
इसको कैलकुलेट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था वो दिया था 2n²। तो अब जहाँ पे 2 है वहां पे तो 2 ही लिख दिया हमने, बट जैसे 2n है तो n की जगह पे मान लो अगर हमने 3 लिख दिया तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 टू 18। तो जहां पर ये 3 वाला पार्ट है मतलब m, तो m में कितने आ सकते हैं हमारे? 18। तो ऐसे ही आगे आगे सीरीज बढ़ती जाएगी, तो हम ये इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ए स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी, the first shell is K and second is L and they have maximum of 2 and 8 electrons respectively। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा K शेल है उसमें 2 होती है और L में कितनी है हमारे पास? 8 है। और ऐसे ही करके आगे बढ़ती रहती है और रेस्पेक्टिवली ऐसे ही होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, बी स्टेटमेंट भी हमारी सही है। सी स्टेटमेंट है हमारी, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अलाउड इन द आउटर मोस्ट शेल। हाँ, तो एक और चीज है कि जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है, जो हमारा सबसे बाहर वाला सेल होगा जिसको हम वैलेंस शेल भी कहेंगे, तो उसमें कितना रहेगा हमारे पास? उसमें हमारे पास रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड टू इनसाइड मैनर इन शेल। तो वो क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को भरने की जो प्रोसेस है, जो मैनर है, वो कैसा है? वो बाहर से अंदर की तरफ है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर वाली शेल भरेगी, फिर ये वाली शेल भरेगी, फिर इसके बाद जो थर्ड थर्ड जो हमारी बनेगी वो होगी, फिर फोर्थ, ऐसे ऐसे करके वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी? स्टेटमेंट नंबर लास्ट, फोर्थ मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज हैव अ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में? अभी हमने वहां पे डिस्कस किया कि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? जो हमारा वैलेंस शेल होता है, तो वो हमारी वैलेंसी भी डिसाइड करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे अगर हम केएलएम के हिसाब से लिखेंगे तो ये कार्बन होता है, कार्बन का कितना होता है हमारे पास? कार्बन का 6 होता है, तो इसे लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा हमारा 4। तो इसके आउटर मोस्ट में तो 4 है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हीलियम में तो आउटर मोस्ट में या फिर टोटली 2 होते हैं, तो ये आउटर मोस्ट में इसके 2 हो जाएंगे, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। बोरॉन का नंबर होता है 5, और तो इसकी जो हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन वो लिखेंगे 2 और 3। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑक्सीजन की भी अगर हम लिखना चाहें कॉन्फ़िगरेशन तो हम कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये होगा 2,6। तो यहाँ पे इसे कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 8 8 होना चाहिए। तो 8 के लिए कितना चाहिए? इसे 2 और, तो इसकी 2 हो गई वैलेंसी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बोरॉन। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। अब हमें क्लोरीन की वैलेंसी निकालनी है, तो इसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी क्लोरीन की। तो क्लोरीन 17 है, तो लिखेंगे 2,8। अब हमारे पास कितना बचा? 7। 7 है तो आउटर मोस्ट में हमने बोला था 8 होनी चाहिए, तो इसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए। ऐसे ही अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाते हैं हमारे, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो हमारी सही होने वाली है? द एटॉमिक नंबर इज शोन बाय जेड। तो जो सिंबल हम यूज करते हैं एटॉमिक नंबर के लिए उसका होता है जेड। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये इसकी जो नंबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, ए स्टेटमेंट भी करेक्ट, बी भी करेक्ट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन इज 6। तो अभी हमने डिस्कस किया था पहले यहाँ पे कि कार्बन का क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द मास नंबर। तो मास नंबर के बारे में से ये कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी यहाँ पे सही रहने वाली हैं? तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, द मास नंबर इज शोन बाय ए सिंबल। तो जो मास नंबर है वो किससे दिखाया जाता है? वो ए सिंबल से दिखाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो ये ए है इसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारी वैल्यू तब निकलती है मास नंबर की। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। सी स्टेटमेंट है हमारी, द
करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर नाइट्रोजन इज, ये ऐसे दिखाया हुआ है कि देखो जैसे नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन का सिंबल हो गया। अब जो इसका जो मास नंबर होगा वो हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं। और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो हम कहाँ लिखेंगे, वो नीचे लिखेंगे। तो ये इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे करके 14n/, ये ऐसा 7, मतलब जो ऊपर n के ऊपर वाला पार्ट होगा वो हमें मास नंबर दर्शाएगा, और जो नीचे वाला नंबर होगा वो हमें क्या दिखाएगा, वो एटॉमिक नंबर दिखाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। तो ऑल द स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही हो जाएंगी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्यूटेरियम। अब करेंगे हम आइसोटोप की बात। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, नंबर इनका सेम होगा, बट इनका जो मास नंबर होता है, मास नंबर हमारे डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो जो पहला है वो हमारा किसके लिए होता है, वो ड्यूटेरियम के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। ठीक है। और जो ये और जो ये है, ये होता है हमारा ट्राइटियम के लिए। और जो ये फर्स्ट वाला है ये हमारा किस चीज के लिए होता है, ये प्रोटियम के लिए होता है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी आइसोटोप्स डज क्लोरीन हैज। तो क्लोरीन के पास कितने आइसोटोप होते हैं हमारे, तो क्लोरीन के पास हमारे पास होते हैं दो आइसोटोप। और वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं 35 एंड 37। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी आइसोटोप्स डज कार्बन हैज। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे पास कार्बन के पास कितने आइसोटोप होते हैं। तो कार्बन के पास हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। और ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास C12, एक होता है C13, और एक होता है C14। सो आज के लिए हमारे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने इस चैप्टर से। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।